हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना BCOS 184 का पार्ट थर्ड और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का या PYQ का पार्ट नहीं आने वाला है। जितने भी पार्ट मैंने कराया है 3 पार्ट, वो सब आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। और PPT आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और PPT को अच्छे से पढ़ना है। कम से कम आपको 2 या 3 बार खुद से पढ़नी है PPT, क्योंकि बेटा जी एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो देखने से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ, आपको खुद करना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा कष्ट करने के लिए आपको PPT डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो भी टेलीग्राम से। ठीक है, फ्रीली मिल जाएगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। टेलीग्राम का ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां से डाउनलोड करो। ठीक है जी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 11 से। तो यूनिट 11 में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? साइबर फॉरेंसिक। साइबर फॉरेंसिक, तो साइबर फॉरेंसिक क्या होता है? ये एक डिटेक्टिव वर्क होता है। ठीक है, किसके लिए? कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस के लिए। ठीक है जी। ये होता है कि ये क्या करता है, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग एविडेंस। कि यह क्या करता है, हमारे एविडेंस को ढूंढता है जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं। मतलब कोई भी कंप्यूटर के अंदर, फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर जितना भी एविडेंस होता है, उनको ढूंढने में कौन काम करता है? हमारा साइबर फोनिक्स। ठीक है, ये कैसे? अब कौन कौन से हो सकते हैं? वो कोई ईमेल हो सकता है, वो कोई मैसेज हो सकता है, वो कोई फाइल हो सकती है। क्या ये एक एविडेंस की तरह यूज होते हैं? क्या होते हैं? ये ईमेल आपका डिलीट हो गया है या आपके पास किसी ने कोई मेल करा है, अब आपको वो केस करा है आपने उसके ऊपर कि भाई आपको डराने धमकाने की कोशिश की है, आपके साथ फ्रॉड किया गया है, तो भाई वो ईमेल उसने डिलीट कर दिया। ठीक है, केस करने के बाद अब वो कैसे पता चलेगा? है ना? तो वो चीज को ढूंढने में कौन हेल्प करता है? हमारा ये। ठीक है, ये लीगल केसेस में हेल्प करता है और डाटा को प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आज के टाइम पे डिजिटल वर्ल्ड में जहां पे हमको क्या चाहिए, लॉट्स ऑफ एविडेंस फॉर लीगल केसेस। हमको बहुत सारे एविडेंस चाहिए, किसके लिए? लीगल केसेस के लिए, जो कि स्टोर होते हैं हमारे कंप्यूटर में और हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। साइबर फोरेंसिक जो कि हेल्प करता है उनको ढूंढने में और ऐसा किसकी तरह, एविडेंस की तरह यूज होने में हेल्प करता है। मतलब अगर हम कोई भी ऐसा कोई ऐसी फाइल है वो डिलीट हो चुकी है, अब वो मेरे को एविडेंस की तरह चाहिए केस में, तो वो कौन देगा? हमारा साइबर फॉरेंसिक देगा। ठीक है, जो हेल्प करेगा हमारे केस में, और फिर ये एविडेंस भी काफी ठीक माना जाएगा। अभी एविडेंस कौन कौन से हो सकते हैं? एविडेंस कुछ भी हो सकता है, आपका कोई ईमेल हो सकता है, आपका फाइल हो सकता है जो स्टोर था आपके डिवाइस में। ठीक है, फोन में या कंप्यूटर में। तो ये हमारे एविडेंसेस होते हैं। अब लीगली तो तुम किसी इंसान को नहीं लेकर आ सकते हो ना, यहाँ पे तो आपको भाई प्रूफ वगैरह दिखाना पड़ेगा, फाइल, फोटो, वीडियो, जो भी कुछ है, जो भी आपके पास लीगल है, ये सब आपके साथ हुआ है जो साबित कर दे। ठीक है, वो सब आपके पास होना चाहिए, लेकिन वो डिलीट हो चुका है, तो उन सबको ढूंढने में हमारा साइबर फोरेंसिक हेल्प करता है। लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन होती है, मतलब अगर एक कंपनी से बोला जाता है कि आपको ये एविडेंस प्रोवाइड करना है किसी लीगल केस के अंदर, अगर कंपनी ये नहीं करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। जैसे कोई केस है, ठीक है, अब किसी ने किसी के ऊपर केस कर दिया कि भाई इसने ये डराया धमकाया है और उसने पूरी चैट्स वगैरह ये डिलीट कर दिया है, जो उसने मतलब फाइल मेल वगैरह भेजा था, जो मैसेज वगैरह भेजा है, वो सब डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब उसके ऊपर केस लगा है, अब वो अपना जब तक बातें नहीं रखेगा, वो सही भी हो सकता है, गलत भी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं पता, तो उसे अपनी बातें रखने के लिए एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, अब एविडेंस कौन इकट्ठा करेगा? यही करेगा। अब कंपनी के ऊपर ऐसी कोई एक केस लग गया है, अब वो जो लॉ है, मतलब जो कोर्ट है, उसने बोला है कि आपको एविडेंस लेकर आना है। ठीक है, जब तक आप एविडेंस नहीं दोगे तो माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, अब कंपनी एविडेंस नहीं देती है तो उसके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। ठीक है, ये काम कैसे करता है? जो साइबर फोरेंसिक्स होता है, ये एक स्पेशल टेक्निक्स का यूज करता है, जहां पे वो रिकवर करता है जितने भी डिलीटेड और हिडन डाटा होता है हमारे डिवाइस में। मतलब जो हमारे फोन में डाटा पूरा उड़ा दिया गया है, ठीक है, डिलीट कर दिया गया है, हिडन है, वो दिख नहीं रहा है, अब उन सबको ढूंढने में कौन हेल्प करता है? ये कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज करके। दिस डाटा, ये जो डाटा होता है, ये यूज किया जाता है एज अ एविडेंस की तरह, किसमें? कोर्ट के अंदर। चैलेंजेस क्या है कि इनको ढूंढना, यूज एंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये काफी ट्रिकी होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज कर रहे हो फिर ढूंढ रहे हो, काफी ज्यादा क्या होगा, ट्रिकी होगा। एक्सपर्ट चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस चाहिए तो उस सब के लिए आपको टीम वर्क की जरूरत है। ऐसे ही आप अकेले बैठ के हर चीज को नहीं ढूंढ सकते हो। एविडेंस ढूंढना इतना इजी काम नहीं है। ठीक है, आपको चाहिए बहुत सारे लोग, आपको चाहिए IT एक्सपर्ट जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, लीगल एडवाइजर। अब आपने कोई ढूंढ लिया है, लेकिन वो ऐसा एविडेंस है ही नहीं, वो काम ही नहीं कर सकता, वो एविडेंस है ही नहीं, तो क्या फायदा?
है ना? तो आपको एक लीगल एडवाइजर की भी ज़रूरत होगी और एक्सपर्ट एक्सपर्ट की भी ज़रूरत होगी, जो इन सब में आपको हेल्प करे, क्या ढूँढने में? आपके एविडेंस को ढूँढने में, ठीक है? तो साइबर फोरेंसिक ये होता है। आगे बात करते हैं सिक्योरिटी मेजर एंड इन्फोर्समेंट, मतलब सिक्योर रहने के लिए अब इतना ज्यादा क्राइम थ्रेट हो रहा है, जो हमने पहले यूनिट के अंदर पढ़ा था, प्रीवियस यूनिट के अंदर, कि भाई इतना थ्रेट हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, इस सब से हम कैसे बच सकते हैं? कैसे कोई हैकर हमारे फोन को हैक नहीं कर सकता है, या फिर कोई हमारे लिए साइबर थ्रेट वगैरह से कैसे बच सकता है? पहले तो बायोटिक सिक्योरिटी मेजर लो, मतलब जैसे फिंगरप्रिंट लगा दिया, ठीक है, और फेस स्कैन लगा देते हैं लोग। आप अपने फोन को तभी अनलॉक कर सकते हो जब तक आपका फिंगरप्रिंट यूज होगा, ठीक है? तो ये सब आप यूज कर सकते हो। बायोटिक। नॉन बायोटिक में फायरवॉल्स लगाओ। फायरवॉल्स जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करते हैं, आपके नेटवर्क के लिए कंट्रोल करते हैं जो आ रहा है, जो जा रहा है, उन सबको, ठीक है? इंस्ट्यूशन डिस्ट्रक्शन सिस्टम, ये क्या होता है? दे मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक। ये क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को फॉर सस्पिशियस एक्टिविटीज, जो भी हमारा कुछ उल्टी सीधी एक्टिविटीज हमारे कंप्यूटर में आती है। लाइक जैसे कोई भी दिक्कत आती है, कोई वायरस वगैरह आता है, तो हमको नोटिफिकेशन आता ही नहीं आता, तो वो कौन करता है? ये करता है, ये डिटेक्शन सिस्टम करता है, ठीक है? एंटीवायरस जो कि वायरस के अगेंस्ट करता है, मतलब कोई हमारे वायरस आ गया फोन लैपटॉप में, तो उससे कौन प्रोटेक्ट करेगा? एंटीवायरस, ठीक है? और एंटी स्प्रेवेयर भी बोलते हैं, एंटी स्प्रेवेयर सॉफ्टवेयर भी होता है। यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम यूटीएम बोलते हैं, ये कंबाइन होता है, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल सिक्योरिटी टूल होता है इनटू वन सिस्टम, एक ही सिस्टम में, जो कि हमारे क्या करते हैं? बेटर मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं। मतलब आपको कोई अलग से और अलग, मतलब किसी और के लिए फाइल्स के लिए अलग अलग वो नहीं चाहिए सिक्योरिटी टूल, इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है? और ये सभी एक सिस्टम में होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को अच्छे से मैनेज कर पाता है। साइबर फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम, इसको हम सीपीएसएस बोलते हैं। ये यूज होती है टेक्नोलॉजी सर्विलेंस कैमरास में, मतलब एक तरीके से निगरानी रखती है, ठीक है? निगरानी रखती है आपकी हर एक जो भी डिजिटल सिस्टम हो रहा है, जो भी आपका कंप्यूटर है, उसके ऊपर ये इंटीग्रेट करती है, किसको? हमारे डिजिटल सिस्टम को। असेस कंट्रोल, कंट्रोल मतलब लॉक वगैरह लगाओ, एंट्री कार्ड लगाओ, ठीक है? ये सब आपको यूज करना है, और ये सारी चीजें कॉमन है, आपको पता ही होगा। तो ये सब आप यूज करके सकते हो। अब साइबर थ्रेट्स वगैरह उसके मेजर ले सकते हो, सिक्योरिटी मेजर ले सकते हो इनसे बचने के लिए। अब आते हैं हम यूनिट 12 पे। यूनिट 12 आईटी एक्ट 2000, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का ये कानून है इंडिया के अंदर, किसके लिए? टेक्नोलॉजीज के लिए। किसके लिए भाई? टेक्नोलॉजीज के लिए और इंटरनेट के लिए, ठीक है? मतलब इंडिया के अंदर कोई भी इंटरनेट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए, तो वो कौन है? हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक एक्ट बनाया हुआ है। इट वॉज मेड, ये मेड बनाया गया था जब हमारे दोनों पार्लियामेंट से ये एग्री हो गया था। वो ये सिंपल सी बात है, राज्यसभा और लोकसभा से जब ये निकल गया था, देन उसके बाद इसको कानून बनाए। ये लोग बेस्ड है रूल्स पे, किसके? जो यूनाइटेड नेशन ने सेट करे हैं। मतलब कुछ यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेट को लेकर क्या करा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ रूल्स बनाए हैं, तो उन्हीं के रूल्स पे सेट है क्या? हमारा एक कानून। ये मेनली डील करता है किसके साथ? ऑनलाइन बिजनेस के साथ, जो भी क्राइम होते हैं किस पे? इंटरनेट पे, उन सभी के साथ, ठीक है? आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, अब उसका कानून तो है, लेकिन आपको कोई फोन के थ्रू, कोई मैसेज के थ्रू आपको डरा रहा है, धमका रहा है, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, इंटरनेट का यूज करके क्राइम वगैरह हो रहा है, भाई पैसे वगैरह आपके निकाल लिया अकाउंट से, पासवर्ड पता चल गया है, तो ये सब दिक्कतें हैं ना। तो इन सब से कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा ये कानून। इसका जो मेन काम है वो ये है कि सिक्योर करना जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, उनको लीगली रिकॉग्नाइज करना, ठीक है? जो भी रेगुलेट करता है ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज को। देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैंने किसी को गूगल पे करा है 50 रुपए, वो बंदा आगे मेरे से ये नहीं बोल सकता कि तूने मेरे को 50 रुपए नहीं दिया, है ना? ये तो गलत होगा ना, कि मैंने किसी को गूगल पे कर दिया और उसके फोन में भी दिख रहा है, वो बोल रहा मैं नहीं मान रहा, जब तक मेरे को नोट नहीं मिलेगा 50 का मैं तो नहीं मानूंगा। ये तो गलत हो गया ना। जब गवर्नमेंट ने उसको लीगली रिकॉग्नाइज करा है, तो भाई तुम क्यों नहीं मान सकते? है ना? बिल्कुल नहीं मान सकते। जैसे मैं कागज पे किसी को 50 रुपए लिख के दे दूं, क्या वो 50 रुपए बन जाएगा? नहीं। लेकिन मैं किसी को पेमेंट कर रही हूँ उसके थ्रू, गूगल पे के थ्रू, किसी एप्लीकेशन के थ्रू, भाई वो लीगल है। ऐसा कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज करके रखा है, उसको रिकॉग्नाइज करके रखा है, ठीक है? इसलिए तो इसका यही काम है कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है उनको लीगली इन्होंने रिकॉग्नाइज करके रखा है। इस जो ये लॉ है ऑफिशियली स्टार्ट होता है 17 अक्टूबर 2000 के अंदर, ठीक है? तो 2000 से हमारा कानून स्टार्ट हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप लेता है हमारी टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए, ठीक है जी?
ओके, अब फॉर्मुलेशन देखते हैं आईटी एक्ट का। तो आईटी एक्ट 2000 के अंदर ये बेड ये बनाया गया था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और बिज़नेस क्या यूज़ कर रहे थे, इंटरनेट का यूज़ कर रहे थे। क्या करने के लिए? खरीदने के लिए, बेचने के लिए, मतलब बहुत सारे बिज़नेस स्टार्ट हो गए थे हमारे इंटरनेट पे। लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सब के लिए क्या करा है, हमारा ये आईटी एक्ट आया है, ठीक है? इस लॉ के लिए क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न ये है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। मतलब वही सेम सिस्टम जो अभी सेम एग्जांपल दिया हुआ था कि मैं किसी को अगर पैसे पे करती हूँ तो मेरे से ये नहीं बोल सकता कि भाई नहीं नहीं, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इंडिया जो फॉलो करता है ग्लोबल मॉडल किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लॉ के लिए, ठीक है? इट्स मेड आउन वर्जन, हम फॉलो करते हैं लेकिन अपने खुद के वर्जन में, ऐसा नहीं है हम किसी का भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नहीं। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1998 से। मतलब ये जो आईटी एक्ट बना है ना, इसका बिल आता है कब, 1998 के अंदर। मतलब 2 साल पहले ये बिल आया था, कहाँ पे, हमारे पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन इसको पास, इसको एक्ट, इसको एक कानून कब बनाया जाता है, 2000 के अंदर, ठीक है? काफी डिस्कशन होता है, जो बिल आया था उसके अंदर काफी चेंज किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। देन इसको 2000 में क्या बनाया जाता है, एक कानून बना दिया जाता है। इस लॉ के अंदर अपडेट किया जाता है ओल्डर लोग जो पहले हमारे पुराने कानून रखे हुए थे उसके उसको लेकर हम काफ़ी कुछ अपडेट करते हैं। क्योंकि जो ऑनलाइन एक्टिविटी है वो चेंज हो रही है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो हमको भी चेंज करने की ज़रूरत है, जो लॉ है, कानून है भाई, उनको भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो वही है कि अपडेटेड है किसका, लोअर लॉ, मतलब सॉरी ओल्डर लॉज का। जो पुराने लॉ थे उनका अपडेटेड है, ठीक है? इसके अंदर रूल्स डाले गए हैं जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज होती है उनको लेकर, साइबर सिक्योरिटीज को लेकर। और ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजेक्शन होती है उनको लीगली रिकॉग्नाइज करता है, उनको प्रोटेक्टेड भी करता है, ठीक है? तो ये हमारा इसका फॉर्मुलेशन है। अच्छा, अब इस 2000 एक्ट के अंदर क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। मतलब 2000 में तो बन गया लेकिन गवर्नमेंट फिर से इसमें कुछ चेंजेस करती है। अब क्या चेंजेस करती है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था 2000 के अंदर आया था, इस ओरिजिनली सपोर्ट द ग्रोथ। मतलब ये क्या कर रहा था, ये सपोर्ट कर रहा था डिजिटलाइजेशन को, कि इंडिया को क्या करना है, डिजिटलाइज करना है। और जो ई कॉमर्स जितना भी हमारा इंटरनेट पे वो बिजनेस वगैरह हो रहे हैं, इनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, जितने भी इनकी ट्रांजेक्शन होती है उनको लेकर, ठीक है? अब और तो और हमारी जो टेक्नोलॉजी वो बढ़ती जा रही है। तो इस सेक्टर में भी अपडेट लाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि नए-नए चैलेंज आ रहे थे सिक्योरिटी को लेकर, काफ़ी बड़ा कंसर्न था किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो भाई वो एक्ट तो पुराना हो गया, अब नए-नए प्रॉब्लम आ रहे हैं, नए-नए कंसर्न आ रहे हैं, चैलेंजेस नए हैं, तो कानून भी नया लेकर आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, 2000 वाले कानून के अंदर ही अपडेट कर देती है, ठीक है? उसके अंदर अमेंडमेंट कर देती है, उसके अंदर चेंज लेकर आ जाती है। अब ये जो एक्ट था ये अमेंडमेंट की जाती है इस एक्ट में और इसको और थोड़ा-सा उठाया जाता है, अपडेट किया जाता है और डेवलप किया जाता है। अच्छा, जो अमेंडमेंट होती है वही सेम प्रोसेस कि दोनों हाउसेस को पास करके प्रेज़िडेंट का साइन होता है और 2009 के अंदर वही इसको बना दिया जाता है कानून, ठीक है? अब जो ये अमेंडमेंट थी बहुत ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि डिजिटलाइज़ेशन इंक्रीज़ हो रहा था। क्राइम और बढ़ते जा रहे थे। तो भाई गवर्नमेंट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी। ऑफेंसिव बढ़ते जा रहे थे। ऑफेंसिव कंटेंट शेयर कर रहे थे लोग, पुशिंग कर रहे थे, लोगों की आइडेंटिटी को चोरी कर रहे थे, फ्रॉडबाजी कर रहे थे। ये सब हमको दिखता है। तो इसलिए हमको दिखा कि भाई जब प्रॉब्लम नहीं आ रही है, चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो चेंजेस तो करना पड़ेगा। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब हो रही है। गलत है तो भाई इसके लिए सज़ा तो मिलनी पड़ेगी। अब सज़ा के लिए भाई रूल्स बनाने पड़ेंगे, कानून बनाना पड़ेगा। 2008 में अमेंडमेंट की जाती है और इसी को हम आईटी एक्ट 2008 बोलते हैं, जो कि रिवलाइज करता है हमारे साइबर लॉ फ्रेमवर्क को, किसके अंदर, इंडिया के अंदर। जो साइबर लॉ है उसको क्या करता है, रिवलाइज करता है, ठीक है जी? की कंट्रीब्यूशन क्या है कि क्लियर डेफिनेशन देता है कि भाई अगर आप कोई सिग्नेचर कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर रहे हो, क्या है उसका डेफिनेशन ये प्रोवाइड करता है कि ऐसे ही कुछ भी नहीं होगा। सिग्नेचर कर दिया, हर एक सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं होता। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है, साइबर कैफे क्या है, साइबर सिक्योरिटी जो इंप्रूव करेगा क्या, क्लैरिटी, ये सब क्या है, इनको क्लियरली डिफाइन किया जाता है आईटी एक्ट 2008 के अंदर। इसमें फिर दोबारा से डेफिनेशन दी जाती है इंटरमीडिएट की। जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं उनको दोबारा से क्या करा जाता है, डिफाइन किया जाता है, जो कि क्या करते हैं, इंक्लूड होते हैं वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स में, ठीक है? मतलब बहुत सारी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह के अंदर, ठीक है? एड्रेसिंग पेनल्टी, कम पेंशन, जो भी आप किसी का डाटा चोरी कर लेते हो, आप किसी के कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर देते हो, इसके लिए जो पेनल्टी थी
कंपेंशन थी, इन सबको उठाया जाता है कि कोई इंसान ये करता है तो कितना पेनल्टी होगा, कितने दिनों के लिए उसे जेल होगी, कितने सालों के लिए होगी। इंट्रोड्यूसिंग सेक्शन टू पुश टू पनिश ऑफेंस मैसेज, और इंट्रोड्यूस करा जाता है कि अगर कोई किसी को उल्टे सीधे मैसेज भेजता है, ठीक है, किसी के साथ कुछ भी गलत करता है, तो उसके लिए क्या क्या होगा, ठीक है। देन उसके बाद जो अमेंडमेंट है, इसका एम है स्ट्रेंथ करना लीगल फ्रेमवर्क को इंडिया की साइबर सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्ट करना एक इंडिविजुअल की राइट, ठीक है, डिजिटल स्पेस में, और साइबर क्राइम को क्या बनाना, इफेक्टिवली बनाना, ठीक है। तो इस अमेंडमेंट का ये एम था, बहुत इजी था, सिंपल था, ठीक है जी। आगे चलता है, अब है हमारा ई सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। ई सिग्नेचर जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेनली जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वगैरह होता है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, इन सब में यूज होता है। ये ऑथराइजेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए, जो कि वेरियस टेक्निक्स का यूज करता है। कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज की इसमें जरूरत नहीं होती, बायोटिक डाटा होता है, नेम टाइप्ड नेम होता है, ठीक है। लेस सिक्योर होता है डिजिटल सिग्नेचर के कंपेयर में, मेनली ये यूज किया जाता है वेरीफाई करने में डॉक्यूमेंट को, कि ये डॉक्यूमेंट आप ही का है, आप ही इसको वेरीफाई कर सकते हो, इसलिए सिग्नेचर हमारे मेनली यूज किए जाते हैं। इसके अंदर वैलिडिटी का कोई पीरियड नहीं होता, अगर आपका एक ई सिग्नेचर है तो हमेशा के लिए वही रहेगा, ठीक है, ऐसा कोई वैलिडिटी वगैरह इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो ई सिग्नेचर हमारा ये होता है। आगे बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर ये भी ऑथराइजेशन होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ठीक है, वो आप ही का है, ये चीज डिफाइन करने के लिए हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है। स्पेसिफिक मेथड का यूज करता है जैसे सिक्योरिटी, ये एडवांस मेथड का यूज करता है, हाश फंक्शन, पब्लिक की, क्रिप्टोग्राफी, इन सब का यूज करता है। ये हाई सिक्योर होता है, इसके अंदर सिक्योरिटी होती है, टू वे प्रोटेक्शन होता है, कोई एक वे से नहीं कि आपका फिंगरप्रिंट से खुल गया बस काम खत्म, या आपने पासवर्ड लगा दिया तो काम खत्म, फिंगरप्रिंट भी चाहिए, ठीक है, टू वे प्रोटेक्शन होता है इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। यूज कैसे होता है, यूज किया जाता है किसके लिए, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, सिक्योर करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट को, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए कोई उसको चोरी ना कर दे। वैलिडिटी कम से कम 3 साल का होता है। डिजिटल सिग्नेचर का मैक्सिमम आपका वैलिडिटी कितने साल के लिए चलेगा, 3 साल के। शॉर्ट में बोले ई सिग्नेचर, जो कि ऑथराइजेशन का एक मेथड होता है कि आप ही का डॉक्यूमेंट है, आप ही का रिकॉर्ड है, इसलिए लेस सिक्योर होता है, इतना सिक्योरिटी इसमें नहीं होता, ये सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन में काम आता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर एडवांस सिक्योरिटी होती है, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है, सिक्योर करने के लिए अपने डाटा को, और वैलिडिटी जो होती है इसकी 3 साल होती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। अब इसिमेट्रिक क्या होता है, ये सिक्योरिटी होता है मेनली। इसिमेट्रिक जो सॉरी सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक एक सिंगल सीक्रेट की होती है, इनकोडर के पास भी, डिकोडर के पास भी। जैसे मैं किसी को कोई मैसेज कर रही हूँ, ठीक है, आप जो मैसेज है बहुत ज्यादा मतलब पैसों वाला मामला है, कोई मैसेज को पढ़ ना ले, कोई देख ना ले, तो वो एक थोड़ा एक सीक्रेट की का यूज किया जाएगा, ठीक है, जिसको मैं भेज रही हूँ और जो मैं भेज रही हूँ, मैं और जिसको मैंने भेजा है, ये सीक्रेट की उसी को पता होगा, ठीक है। ये जो की होती है शेयर की जाती है सेंडर में और रिसीवर में, मतलब जो सेंड कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है, उन दोनों को ही शेयर की जाती है, और किसी को नहीं शेयर की जाती, ठीक है। ये सिंपल जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है उसको कन्वर्ट करता है सिक्योरिटी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। एग्जांपल में आप ले सकते हो कि यूज किया जाता है हमारी इनक्रिप्टिंग फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोनों पार्टी के पास सेम की होती है। जैसे कोई वर्ड है, ठीक है, अब उसकी उसके पास भी सेम वही होगी, सीक्रेट की दोनों की सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी। लेकिन एसिमेट्रिक जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें दो की होती है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। क्या होती है, एक पब्लिक एक प्राइवेट। जो पब्लिक की होती है वो हमारी होती है क्या, पब्लिक के लिए, मतलब वो हमारे हम सब के पास होगी। लेकिन जो प्राइवेट की होगी वो होगी सर्वर के पास। इसमें हाई सिक्योरिटी होती है, क्योंकि प्राइवेट की कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती, ठीक है। जैसे डिजिटल सिग्नेचर को प्रोटेक्ट करना, अगर आप कभी भूल जाओ तो भी, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे घर होता है, घर की एक चाबी होती है, उस घर की चाबी से सब लोग ताला खोलते हैं, सबको पता है चाबी कहाँ है, कौन सी चाबी है, कौन सी चाबी है सबको पता है ना। तो वो एक की से आप घर का ताला खोलते हैं, तो वो क्या है, एक सीक्रेट की है, आपको पता है कौन सी की है, सबको पता है घर में, तो एक इस की से आप क्या कर रहे हो, पूरे घर के सॉरी सभी लोग घर के ताला खोल रहे हो। लेकिन जो बैंक का ताला होता है, एक बैंक वालों के पास होता है, एक पब्लिक के पास होता है ना, होता है। दो की होती है, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। जो प्राइवेट की होती है बैंक के पास होती है, वो कभी किसी को शेयर नहीं करते भाई। एक पब्लिक की होती है जो हमारे पास होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका,
ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम यूनिट 13 पे। ई टेलिंग, ई टेलिंग होता है ऑनलाइन शॉपिंग। क्या होता है जी? ऑनलाइन शॉपिंग। आप ऑनलाइन शॉपिंग तो करते होगे, नहीं करते? करते होंगे ना। कभी बुक्स मंगा रहे हो, कभी कभी क्या मंगा रहे हो, हेडफोन मंगा रहे हो, कभी चार्जर मंगा रहे हो, कभी कुछ मंगा रहे हो, मंगाते ही रहते होगे। ठीक है, तो उसी को हम ई टेलिंग बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेलिंग मतलब ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है जी। ये है क्या? मतलब जब आप गुड्स को खरीदते हो, सर्विसेज को लेते हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो ये क्या है भाई? ऑनलाइन टेलिंग है। किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर। तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? बताओ जी। ई टेलिंग। एडवांटेजेस क्या है? मतलब अच्छा ही क्या है यार इसमें? कभी भी कहीं भी कुछ भी खरीद लो। पता थोड़ी नहीं है, घर में खरीद लो, छत पे जाके ऑर्डर कर दो, जहां मन कर रहा है, मामा के घर हो, बुआ के घर हो, कहीं भी ऑर्डर कर सकते हो। वाइड सिलेक्शन, बहुत सारी चॉइसेस होती है आपके पास। ऐसा नहीं है लिमिटेड चॉइस होती है, नहीं। सस्ते से सस्ते दाम पे चीजें मिल जाती है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरा होता है, पूरा डिटेल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, रिव्यू दिया जाता है। अच्छा, अब जो बेच रहा है उसको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, उसको क्या अच्छा मिल रहा है इससे, उसको क्या बेनिफिट हो रहा है भाई? उसको हो रहा है बेनिफिट ये कि पहला तो लोअर कॉस्ट लगती है उसको, कोई एक फिजिकल स्टोर वगैरह नहीं बनाना पड़ता कि एक बड़ी सी दुकान है उसमें लाइट वाइट लगा के और मजा सा, भाई नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जहां मन कर रहा है वहां सामान रख सकता है और उनको ऑर्डर होने के बाद भेज सकता है। ग्लोबल रीच, कोई एक पर्टिकुलर मार्केट नहीं है जिसमें जाके वो सामान को वो कर रहे हैं, नहीं। 24 घंटे 7 दिन, कोई जब ऑर्डर करना है जब उसका सामान बिकेगा। कोई स्टोर आवर्स नहीं है कि इस टाइम तक हमारी दुकान खुली रहेगी फिर बंद हो जाएगी तब नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी आप रहते हो, आप हैदराबाद में रहते हो, पंजाब में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है। चैलेंजेस ये है, इंटरनेट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इंटरनेट खत्म हो गया जी, शॉर्ट बहुत देख लिया था, ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना। इंटरनेट बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है कि आपको ट्रांजेक्शन कर दिया बिना इंटरनेट के नहीं होगा। मेरी दी के साथ क्या होता है, मार्केट तो चली जाती है। ठीक है। अब मार्केट चली जाती है तो पता नहीं होता कि इंटरनेट फोन में खत्म है, वाईफाई तो घर में लगा हुआ है, इंटरनेट की वजह से कम ही जरूरत पड़ती है। तो जब चली जाती है ना दुकान में जाके, उनको याद आता है कि फोन में तो नेट ही नहीं है। लो जी भाई, तो नेट के ऊपर लोग बहुत डिपेंड है। कस्टमर वांट फास्ट, कस्टमर को चाहिए फास्ट, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। ये सिक्योर होना चाहिए, सिक्योरिटी, इजी ट्रांजेक्शन होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। पर्सनल टच कुछ नहीं होता। हमको नहीं पता, देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा है पिज्जा, लेकिन खाने में भाई पूछो मत, कहा क्या ही मंगा दिया से लग रहा है। ट्रेडिशनल रिटेलिंग, ट्रेडिशनल मतलब तुम भाई मार्केट जा रहे हो, मम्मी मैं तो मार्केट जा रहा हूँ कपड़ा खरीदने के लिए, तो ऐसे ही। ट्रेडिशनल मतलब जो तुम दुकान पे जाते हो और वहां से सामान खरीदते हो। एडवांटेजेस ये है कि पर्सनल सर्विस मिलती है। हाँ जी भाई जी आ गए, हाँ जी, अरे हम तो आपकी दुकान पे आते रहते हैं। अच्छा भाई, अरे ये शर्ट तो अच्छी लग रही है, ट्राई कर सकते हैं जी खरीदने से पहले, बिल्कुल। लेकिन ऑर्डर कर रहे हो, कैसे ट्राई करोगे? कि ट्राई करने के लिए दे दो, उसके बाद बाद में हम इसको ऑर्डर कर देंगे, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट होता है, देख पाते हैं हम, टच कर पाते हैं, कपड़ा तो अच्छा लग रहा है, पहनने में बढ़िया है, तो ये सब हम टच कर पाते हैं खरीदने से पहले। एडवांटेजेस क्या है? बेनिफिट ये है कि देखो भाई, हमको ट्रस्ट होता है, हमारे सामने कपड़ा जो भी चीज हम खरीद रहे हैं वो प्रेजेंट होती है, हमको पता है सही है गलत है। ऑनलाइन कुछ भी इमेज दिखा दो, इमीडिएट सेल हो जाती है। ठीक है, जो कस्टमर है ऑन द स्पॉट वो खरीद लेता है चीजों को। चैलेंजेस ये है कॉस्ट को लेकर। अगर दुकानदार ने बोल दिया है कि भाई देखो इतने का खरीदना है, तो अब लोग बार्गेनिंग करते रहो, आधे घंटे तक लगो पे बार्गेन। और तो और सबसे बड़ा, उसको अपना अलग से दुकान के लिए रेंट लेना पड़ेगा, पूरा सामान भरना पड़ेगा, दुकान के लिए स्टोर बनानी पड़ेगी, लाइट पाइप लगानी पड़ेगी, ये सारी चीजें। लिमिटेड रीच, बस मार्केट के अंदर, मार्केट के आसपास वाले लोग आएंगे, नहीं पता बाहर दूसरे स्टेट के वाले लोगों को, और स्टेट छोड़ो दूसरे डिस्ट्रिक्ट वालों को, लोगों को नहीं पता उस दुकान के बारे में। ग्लोबल रीच नहीं हो पाती। ठीक है। आज का बड़ा दिक्कत है कि 8 बजे दुकान बंद है और सुबह 9 बजे खुल रही है, किसी को रात के 10 बजे कपड़े खरीदने हैं, क्या करे? कंपटीशन बहुत होता है। अगर ये दुकान खुल गई, उसके सामने एक और कपड़े की दुकान खुल जाएगी, दोनों के ऐसे ऐसे आपस में हो रहा होगा, कोल्ड वॉर चल रहा होगा कि यार इसके कपड़े बहुत बिक रहे हैं, इसकी बिकाई बहुत हो रही है, अपनी दुकान पे कोई नहीं आता, जो उसके पास है उसको चिढ़ होगी। तो ऐसे कंपटीशन बड़ा चलता रहेगा, फाइट रहेगा कस्टमर को लेकर। अरे आप तो इसी कस्टमर के पास जाते हो, वहां पे कपड़े नहीं मिले आपको, ऐसा होता रहेगा। रिटेलिंग इंडिया के अंदर, भाई इंडिया के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ कहाँ से होती है बताओ? बहुत ज्यादा है, इंटरनेट बढ़ने लगा है, लोग स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, भाई ऑर्डर करते हैं, अभी मंगवा रहे हैं। अमेजोन, जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट हमको मिलता है। अमेजोन प्राइम मेंबरशिप देता है कौन? अमेजोन, जहाँ पे फास्ट डिलीवरी ऑफर की जाती है, स्ट्रीमिंग सर्विस दी जाती है। ओके। फ्लिपकार्ट जो कॉम्पिटिटर है किसका? अमेजोन का।
ये फाउंड किया है किसने, एंटरप्रेन्योर्स ने। ये स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन बुक सेलिंग के लिए कि बुक वगैरह बेचना है उसके लिए, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक फैशन सब पे आ गया। स्नैपडील वही सेम, बहुत सारे सामान इस पे मिलता है, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट आपको दिया जाता है। और इंडियन मार्ट ये बिजनेस टू बिजनेस है, मतलब कोई बिजनेस वाला है उसको कुछ सामान देना है किसी दूसरे बिजनेस को। समझाया था ना कि पनीर के पकोड़े वाले की दुकान है और उसको पनीर खरीदनी है, तो वो भाई दुकान वाला पनीर नहीं बनाने बैठेगा कि दूध लेके आएगा फिर उसको फाड़ेगा फिर उसमें पनीर बनाएगा, नहीं भाई, उसको पनीर खरीदेगा और सीधे पकोड़े बनाएगा। वो उसकी पकोड़े की दुकान है, पनीर की दुकान नहीं है। तो बिजनेस टू बिजनेस हुआ ये कि पनीर वाला उसको पनीर देगा, किसको, जिसकी पनीर के पकोड़े की दुकान है। यार पनीर के पकोड़े खाना है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ये बिजनेस टू बिजनेस होता है, ये कनेक्ट करता है बिजनेस को, ठीक है। बुक माई शो, ये मतलब मूवी इवेंट, अगर आपको टिकट वगैरह लेनी है तो पहले से आप टिकट अपना कर लेते हो, ठीक है। और इंटरनेशनली एक्सपेंड हो चुका है। फर्स्ट है जहाँ पे बच्चों का सामान मिलता है, बेबी प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। बेबी ऑयल एक्वायर किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, फुटप्रिंट वगैरह, यहाँ पे सारी चीजें मिलती है। बच्चों का कपड़ा, बच्चों का साबुन, बच्चों का शैम्पू, हर चीज मिलेगा। पेटीएम, पेटीएम मॉल, ये क्या है, पेटीएम इकोसिस्टम का पार्ट है। ये ऑफर करता है बिजनेस टू कंज्यूमर, सीधे बिजनेस वाले किसको देते हैं, कंज्यूमर को देते हैं, ठीक है। और अलीबाबा जहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है, ठीक है। ये ग्लोबल रीच पे है, ये पढ़ा था ना बिजनेस टू बिजनेस के अंदर, और बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। ईबे जो कि हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर जैसे ओएलएक्स हो गया, जहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। मतलब जैसे तुम्हारा कोई बुक है वो तुमको बेचना है, तो भाई कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तुम सीधा कंपनी वालों को नहीं दोगे, वो किसी दुकानदार को नहीं दे रहे हो, तुम किसी इंसान को दे रहे हो जिसको पढ़ना है वो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया। बस इतना ही। एक दो बार और पढ़ लेना यार इन ऐप के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेना, क्योंकि काफी ज्यादा इनसे क्वेश्चन आता है। अगर हम यूनिट इन 214 की बात करते हैं तो इसमें आपको बस दो टॉपिक देख लेने थे, एक फाइन टेक वाला काफी बार पूछा गया है, और एक आपको ई सर्विस देख लेना है बस। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट वो आपको पता ही होगा, टीवी ऑनलाइन, ई बुक वगैरह, रेडियो वगैरह के बारे में, ओटीटी के बारे में आपको पता होगा। ये सारी चीजें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ई सर्विस और एक ये वाला फाइन टेक वाला आप खुद से देख लेना, ठीक है। इसका मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहां से आप इसका देख लेना एक बार मैसेज में जाके, वहां पे आपको मिल जाएगा ये ई सर्विस का और फाइन टेक का, ठीक है। और आपको इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार इसी को पढ़ते रहना, बार बार पढ़ते रहना, और फिर आपको लगेगा कि हाँ अपन को तो सब आता है, अपन पेपर में अच्छा करके आएगा। तो ऐसी फीलिंग आपके अंदर आनी चाहिए, यही मैं चाहती हूँ। और पेपर भी अच्छे से करके आना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है भाई। अच्छे मार्क्स मेरे को चाहिए, इतना पढ़ाया मैंने, ठीक है, अच्छे से करना। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई यूनिट 11 के बाद कवर करा दो, तो यूनिट 12 के बाद कवर कराने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने करा दिए, पूरी बुक के करवा दिए। तो आप सिर्फ इन 3 वीडियो को देखकर अच्छे से रिवाइज करो बार बार इन टॉपिक्स को। इनके अलावा आपको मतलब पूरा आप देख लोगे कि आपका पेपर अच्छा जाएगा, इतना तो मैं गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। तो इतना करके जाने का है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई थोड़ा सा भी टॉपिक से अड़बड़ आ गया है ना क्वेश्चन, तो कनेक्ट करके लिख देना, ज्यादा जरूरी नहीं है कि जो पूछा गया है वही लिखना है, ठीक है। थोड़ा कनेक्ट करके भी आप लिख सकते हो। ओके, सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर ले लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।